हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम की। तो ये थ्योरम क्या कहती है और इसके अंदर क्या इम्पॉसिबल है जिसके ऊपर ये नाम आया एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली पहले हम बात कर लेते हैं एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम किसने दी है, किसके द्वारा दी गई है। सो इट इज फॉर्मुलेटेड बाय इकोनॉमिस्ट केनेथ एरो, जिसके ऊपर है एरो, केनेथ एरो ने दिए 1950s, एड्रेसेस द चैलेंजेस ऑफ सोशल चॉइस थ्योरी। इन्होंने एड्रेस किया है जो हम चैलेंज फेस करते हैं while मेकिंग सोशल चॉइस। So how individual preferences can be aggregated into a collective decision. The theorem is a foundation result in social choice theory and has significant implication for voting system and collective decision making. So Arrow's impossibility theorem examines how to create a fair and rational voting system that reflect the preferences of individual within a society. तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन्होंने एक चैलेंज को कंसीडर किया है कि जब एक सोसाइटी है जिसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो कैसे हम इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को एक कलेक्टिव डिसीजन में कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लो 100% है तो 100% की अलग अलग राय होती है, तो हम क्या क्राइटेरिया करते हैं जिससे वो कलेक्टिव एक डिसीजन की हर 100 यूनिट यानी कि 100 पीपल का एक ही डिसीजन मिल जाए, ये कैसे बनता है। तो इन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी कि कैसे कैसे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को हम एग्रीगेट करके एक कलेक्टिव डिसीजन बना लेते हैं कि अगर 100 बंदे हैं, 100 जनों की अलग अलग राय है, तो हम एक राय कैसे ले आते हैं उन 100 जनों की। ठीक है, तो ये फाउंडेशन है सोशल चॉइस थ्योरी का। और इसमें इन्होंने बात करी है वोटिंग सिस्टम की, क्योंकि वोटिंग एक ऐसा है जिसमें हर एक पर्सन अपनी अपनी राय देता है और कलेक्टिव हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक ही आता है, जिससे ये दिखता है कि सारे इस चीज के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली इन्होंने बात करी है फेयर वोटिंग क्राइटेरिया की, या हम इसे ना अजम्पशंस भी कह सकते हैं। एजम्पशन जो कि एरो ने ली है, उनके अकॉर्डिंग फेयर वोटिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी कि हम कहते हैं अगर वोटिंग हो रही है तो फेयर वोटिंग कब होगी। तो पहली बात, फेयर वोटिंग जब मानी जाएगी जब नॉन डिक्टेटरशिप होगा, यानी कि नो सिंगल वोटर शुड डिक्टेट द ग्रुप प्रेफरेंसेस, द कलेक्टिव डिसीजन शुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि फेयर वोटिंग वो मानी जाएगी जिसमें कोई आप लोगों को प्रेशराइज या कोई डिक्टेट नहीं कर रहा कि आपको इसको प्रेफर करना है ओवर अनदर। वो मानी जाएगी आपकी फेयर वोटिंग है, जिसमें हर एक वोटर अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस को शो करेगा। अगर देयर आर 100 इंडिविजुअल्स तो 100 के 100 अपने अकॉर्डिंग कि मेरे को क्या लगता है हम वैसे वोट करेंगे, रेदर देन कि हमारे पेरेंट्स ने, किसी ने बोला या किसी लीडर ने बोल दिया ये अबव है और दूसरा नहीं है, इसको वोट करो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो फेयर वोटिंग वहां होगी जहां पे कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं होगी। सेकेंडली पैरेटो एफिशिएंसी। पैरेटो एफिशिएंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हर एक इंडिविजुअल बेनिफिट करता है, और अगर उससे कहीं हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदे को गेन हो जाए विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। तो पैरेटो एफिशिएंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जहां पर भी अभी हम प्रेजेंट में हैं हम बहुत अच्छे हैं, सबके लिए अच्छा है। अगर एक पर्सन भी अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो वो बेनिफिट तो करेगा, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पर्सन भी बेनिफिट हो और दूसरा भी बेनिफिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो पैरेटो एफिशिएंसी कंडीशन नहीं कहलाएगी। तो पैरेटो एफिशिएंसी इन्होंने कहा है कि अगर एवरी इंडिविजुअल प्रेफर करते हैं एक ऑप्शन को दूसरे से, तो ग्रुप भी वही प्रेफर करेगा, तो ग्रुप की प्रेफरेंस भी हमेशा वही रिफ्लेक्ट होगी। अगर हर एक इंडिविजुअल कह रहा है कि ए ओवर बी, तो हम यही तो कहेंगे कि ए इज प्रेफरेबल ओवर बी।
तो ग्रुप की प्रेफरेंस भी उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थर्ड वन इन्होंने कहा इंटरडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव, कि सारे जो ऑल्टरनेटिव्स है ना वो इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो वो तीनों ना इंडिपेंडेंट है। अगर मैं कह रही हूं कि मैं ये मान लो बीजेपी को, आई एम सेइंग कि मैं बीजेपी को ओवर मान रही हूं कांग्रेस के, एंड कांग्रेस के बाद मैंने बोला है आप आएगी, तो अगर बीच में से कांग्रेस भी हट जाती है तो मेरी प्रेफरेंस वही रहेगी कि मैं बीजेपी को प्रेफर करूंगी ओवर आप। ये नहीं होगा कि मैं आपको प्रेफर करने लग गई ओवर बीजेपी अगर कांग्रेस हट जाती है। यानी कि हर एक प्रेफरेंस जो है मेरी उसी ऑर्डर में रहेगी और ये इंडिपेंडेंस रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप प्रेफरेंसेस बिटवीन टू ऑप्शन शुड डिपेंड ओनली ऑन द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग दोज टू ऑप्शन, नॉट ऑन हाउ अदर इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव कैसे रैंक है, वो मैटर नहीं करता। ये कहता है अगर मैं ए को कह रही हूं ओवर बी एंड बी इज प्रेफर्ड ओवर सी, देन सी इज रिमूव्ड। अगर सी मान लो हट जाता है इसमें से, तो ए वुड बी प्रेफर्ड ओवर बी। तो मेरी जो प्रेफरेंस है ना वो यही रहेगी, ए ओवर बी। मैं यूं नहीं कहूंगी कि अगर सी हट जाता है तो मेरी बी ओवर सी हो जाएगी, नहीं। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे ए हट जाता है इसमें से, तो मेरी प्रेफरेंस बी ओवर सी रहेगी, ना कि सी ओवर बी हो जाएगी। मतलब कितने भी प्रेफरेंसेस हो, अगर मैं उनको रैंक कर रही हूं और बीच में से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव हट जाता है, तो मेरी जो रैंकिंग है ना वो चेंज नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंस रहेगी। कि अगर मैं आपको अगर मैं प्रायोरिटी में मान रही हूं ओवर कांग्रेस और बीजेपी, तो अगर बीजेपी या कांग्रेस में से कोई हट भी जाता है तो भी मेरी प्रेफरेंस आप ही रहेगी। अगर आप हट जाती है तो मैंने सेकेंडली किसको रैंक किया, पहले वो आएगा। आई थिंक कि समझ आ गया होगा। तो थर्ड जो इनकी अजम्पशन या फेयर वोटिंग क्राइटेरिया होता है वो ये कहता है। फोर्थ इज अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन, कि हर इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस को अलाउ किया जाएगा, कि एनी रैंकिंग ऑफ द ऑप्शंस शुड बी एक्सेप्टेबल, कि ये नहीं हो सकता कि आप लोग आपको सबसे पहले नहीं रख सकते, बाद में ही रखना पड़ेगा, नहीं। अगर 3 हमारे पास ऑप्शन है तो वो इंडिविजुअल की चॉइस है, वो किसको पहले नंबर पे रखे, किसको दूसरे पे रखे, किसको तीसरे पे रखे, कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन। And the last one is social ordering. Everyone should be able to order the choices in any way. हर एक person ऑर्डर कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। तो अगर ये पांचों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो हम कहते हैं जो वोटिंग हुई है ना वो फेयर वोटिंग हुई है, वो अच्छी वोटिंग हुई है, जिसमें कोई भी बायसनेस नहीं है। सबसे पहला, कोई डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। दूसरा, पैरिटो एफिशिएंसी होना चाहिए कि सबका भला हो। ठीक है, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स की, अगर मैं कोई भी ऑल्टरनेटिव हटा भी देती हूँ तो उससे उसमें डिपेंडेंस खत्म नहीं हो जानी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन की हर एक इंडिविजुअल अलाउ होगा, यहाँ पे किसी को हम रोक नहीं सकते कि ये पर्सन वोट नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसे नहीं होएगा। सोशल ऑर्डरिंग, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग रैंक कर सकता है। आगे चलते हैं। तो एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम इन्होंने क्या कहा। एरोज थ्योरम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल to design a voting system that meet all the above criteria. all the above criteria मतलब ये नॉन डिक्टेटरशिप, पैरिटो एफिशिएंसी, कि ये कह रहे हैं एरो के अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक ऐसा वोटिंग सिस्टम रखें जिसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया मेट हों। ठीक है, साइमल्टेनियसली व्हेन देयर आर 3 और मोर ऑप्शन, मान के टर्म्स एंड कंडीशन कहता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो इन्होंने कहा है अगर 3 या 3+ ऑप्शंस अवेलेबल है ना वोटिंग के लिए, तो ये हो ही नहीं सकता कि इन पांचों को मानने के बाद हम फेयर वोटिंग पे आ जाएं। इन अदर वर्ड्स, no voting system can be perfectly translate individual preference into collective choice without violating at least one of the criteria. एडो कहता है
कि अगर हमारे पास वोटिंग के लिए 3 या उससे ज्यादा ऑप्शन हुए ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को एक कलेक्टिव प्रेफरेंस बना दें विदाउट वायलेटिंग दीज क्राइटेरियाज। कि मतलब अगर हमें इंडिविजुअल प्रेफरेंस को एक सोशल प्रेफरेंस बनाना है, मतलब अगर हमें हर एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस को अगर मैं कलेक्टिव चॉइस बनाऊंगी ना, तो मेरे को कम से कम इन पांचों में से एक को तो वॉयलेट करना ही पड़ेगा, एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर मैं इन पांचों को कंसीडर करके करती हूँ तो कभी भी मैं इंडिविजुअल प्रेफरेंस को कलेक्टिव चॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज को एरो ने कहा है इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, कि अगर हम पूरे फेयर वोटिंग के 5 पॉइंट्स को कंसीडर करके कलेक्टिव बनाने जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो देर आर 99 वोटर्स हैं जो वोट कर रहे हैं, कोई दिवाली पार्टी है उसमें हमें गिफ्ट देना है, तो क्या गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? तो 3 ऑप्शंस दे दिए कि हैंड क्राफ्टेड कैंडल स्टैंड दे सकते हैं हम, चॉकलेट्स दे सकते हैं हम, लैंप दे सकते हैं। तो फिर हमने वोट्स करवाए, मान लो 33 वोट्स कह रहे हैं कि कैंडल देना चाहिए ओवर चॉकलेट्स, और हम चॉकलेट को प्रेफर कर रहे हैं ओवर लैंप, यानी कि उन्होंने अपनी ऑर्डर ऐसे दे दी 33 वोटर्स में। 33 वोटर्स ने कहा कि चॉकलेट देनी चाहिए, फर्स्टली प्रेफरेंस हम करते पहले चॉकलेट दो, अगर वो नहीं हो पाता तो लैंप दो, अदरवाइज कैंडल दो, थर्ड प्रेफरेंस उनकी कैंडल हो गई। फिर 33 जो वोटर्स थे उन्होंने कहा लैंप हमें सबसे अच्छा लग रहा है तो लैंप देना चाहिए, अगर वो नहीं दे रहे तो कैंडल्स, कैंडल्स नहीं दे रहे तो चॉकलेट्स। अगर ऐसा सिनारियो हो तो क्या आप इंडिविजुअल प्रेफरेंस को सोशल चॉइस बना पाओगे? जब 3 ऑप्शन है या उससे ज्यादा है, और मान लो 1/3 1/3 1/3 इनकी प्रोबेबिलिटी अगर बिल्कुल इक्वल हो गई, तो क्या आप बोल सकते हो किसी को कि नहीं एज पर 99 वोटर्स कैंडल्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए? ये चीज तो हम कंक्लूड कर ही नहीं सकते। सिमिलरली यूं भी नहीं कह सकते कि 99 वोटर्स है फेवर में कि चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये भी नहीं कह सकते कि 99 वोटर्स रेडियन लैंप होना चाहिए। तो यहाँ पर वही आ गया कि अगर हम फेयर वोटिंग के अकॉर्डिंग चले, अगर इन वोटिंग के अकॉर्डिंग चले, तो हम तो कुछ भी नहीं बांटेंगे इन तीनों में से। तो इस चीज में एरो कहते हैं कि अगर हम फेयर वोटिंग में जाएं तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, बट अगर हम जो हमने 5 क्राइटेरिया पढ़े उनमें से अगर एक को भी हम हटा देंगे ना, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट वन था नॉन डिक्टेटरशिप, की कोई बताएगा नहीं। अब मान लो कि यहाँ पर 33 की जगह 35 वोटर्स ये कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि मान लो जो 33 वोटर्स हैं और उनके 2-3 फ्रेंड्स है वो भी आ गए और वो भी एग्री कर गए, तो यानी कि डिक्टेटरशिप हो गई ना, कि अगर मेरी फ्रेंड बोल रही है या कोई और पर्सन बोल रहा है, मान लो मेरे टीचर बोल रहे हैं इसलिए मैं यही प्रेफरेंस चूज कर रहा हूँ, तो जहां पर डिक्टेटरशिप आ गई तब हम कह सकते हैं हाँ कैंडल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो वहां से हम डिसीजन पे आ गए, सोशल डिसीजन पे आ जाएंगे कि 35 वोटर्स यानी कि सबसे ज्यादा वोटर्स इस पे कर रहे हैं तो कैंडल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सिमिलरली मान लो हमने कोई, जैसे इनकी एक अजम्पशन है अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन, कि किसी को भी हमें छोड़ना नहीं है, सबको कंसीडर करना है। अब मान लो 99 वोटर्स में से मैंने 30 वोटर्स जो कि ये प्रेफरेंस चूज कर रहे थे मैंने इन्हें ही हटा दिया, इनके मैं वोट ले ही नहीं रही, सिर्फ इनमें 33 में से मैं 30 लोगों के वोट्स हटा दिए, मैंने बस 3 लोगों को लूंगी। तो इससे भी हमारा डिसीजन कलेक्टिव आ सकता है कि भाई ये तो प्रेफरेंस बिल्कुल होएगी ही नहीं, और इन दोनों में देख लेंगे किसमें ज्यादा है और वो वाला जीत जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट। तो वही एरो कह रहे हैं कि 5 जो हमारी क्राइटेरिया या अजम्पशन या फेयर वोटिंग जो क्राइटेरिया है, अगर वो सब हम अज्यूम करेंगे और वो लेके चलेंगे तो हम कभी भी इंडिविजुअल चॉइस को कलेक्टिव चॉइस नहीं बना सकते। बट अगर उनमें से एक भी क्राइटेरिया हमने ड्रॉप कर दिया ना, तो हम सोशल चॉइस पे पहुंच जाएंगे। दैट्स इट।
तो आगे चलते हैं, इसमें क्रिटिसिज्म भी आए। इन्होंने कहा एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम एक पावरफुल है, लेकिन थोड़े से क्रिटिसिज्म और डिस्कशन तो हमेशा होते ही है हर एक थ्योरी पे। तो पहला है रेस्ट्रिक्टिव अजम्पशन। रेस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस इसकी वो ये कि फेयर वोटिंग के जो क्राइटेरिया हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे, नॉन डिक्टेटरशिप, पैरिटो एफिशिएंसी, ये सारे इनके अजम्पशन है। तो ये कहते हैं, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है ना, मे नॉट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड के डिसीजन मेकिंग कॉन्टेक्स्ट को नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि कई बार कई क्राइटेरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दूसरों से। तो इसलिए जो इनके अजम्पशन है या जो इनके 5 क्राइटेरिया हैं वो रियल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस। रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि बहुत सारे अदर भी वोटिंग सिस्टम है भाई। अगर तुम फेयर वोटिंग सिस्टम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो सिर्फ यही नहीं है, दुनिया में और भी है जो कि अच्छा वर्क कर सकते हैं, जो कि हमें बता सकते हैं। जैसे रैंक्ड चॉइस वोटिंग होता है, अप्रूवल वोटिंग होता है, बॉर्डर काउंट होता है एंड मेनी अदर्स। तो इससे हम ये कह सकते हैं एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम रिवील करती है एक फंडामेंटल चैलेंज जो एक फेस करते हैं एक परफेक्ट वोटिंग सिस्टम करने में हम, दैट फेयरली रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। इट अंडरस्कोर द कॉम्प्लेक्सिटी। इन्होंने जो ध्यान दिया है वो उस कॉम्प्लेक्सिटी को दिया है जो होती है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में। जब हम इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को कलेक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो जो डिफिकल्टीज आई है एरोज में उसके बारे में बात करें। एंड उन्होंने बताया इनएविटेबल ट्रेड ऑफ, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है ट्रेड ऑफ करना, दैट अराइज व्हेन ट्राइंग टू सेटिस्फाई वेरियस फेयरनेस क्राइटेरिया। तो इनके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे 3 या 3 से ज्यादा वोटिंग प्रेफरेंसेस हैं तो आप उन 5 क्राइटेरिया को फॉलो करके तो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस से सोशल प्रेफरेंस निकाल नहीं सकते। अगर तुम इन 5 में से एक भी स्किप करोगे ना तब तुम सोशल प्रेफरेंस निकाल सकते हो। तो इट इज इम्पॉसिबल टू attain at social choice without violating at least one of the criteria. That's it. So thank you. Have a great day. अगर कोई भी डाउट हो please use comment section. I would love to help you all and have a great day. Bye bye.